सो टुडे माय टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता है आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसा आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाए तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, और जब आपको पोजीशन में डिफरेंस आ जाए मींस इन द स्पेस, तब उसको कौन सा आइसोमर्स बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। स्टीरियो में आपको पता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल होते हैं, यहाँ भी वही होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में आप क्या देखोगे? सीस और ट्रांस देखोगे, और उसी में और दूसरा भी देखोगे, फेस और मर भी देखोगे। ऑप्टिकल में आपको पता है डी एन एल फॉर्म देखते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी देखते हैं, मेसो कंपाउंड। तो सेम चीज जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो बच्चों, वही सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला आज मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और जो उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स होगा उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो का, वो आप अच्छे तरीके से देखोगे, ठीक है? उसमें आपको सारा ट्रिक समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अगर उसमें फिर किसी को डाउट हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो, अब पहले ध्यान से मुझे बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कितने टाइप के होते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं बच्चों? वो आइसोमेरिज बहुत टाइप के होते हैं। पहला देख लो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझते जाना, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आता है, इतना इजी नहीं आएगा। दूसरा आपको पता है बच्चों, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना। थर्ड आपको पता है लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये जनरली सारे बुक में होता है, क्या इससे काम होगा? नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है? ध्यान से समझना। उसके बाद आपका आता है बच्चों पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों लास्ट में लिगेंड आइसोमेरिज्म। बड़े ध्यान से समझना, कितने टाइप के मैंने बताए? 7 टाइप के। क्या क्या? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगर ये पूरा आप सीख लिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। जियोमेट्रिकल, और इसके बाद क्या आता है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स जानते ही हो। ज्योमेट्रिकल में आपको जनरली क्या दिखेगा बच्चों? सिस एंड ट्रांस दिखता है, और उसके बाद एक और आपको दिख जाएगा यहाँ पे, फेस एंड मर दिखेगा, फेसियल एंड मेरिडोनल, ठीक है? ये भी दिखेगा। ये यहाँ पे ईजेड नोमेनक्लेचर नहीं है, वो ऑर्गेनिक का है, ठीक है? और ऑप्टिकल में आपको पता है इनैंशियोमर्स होते हैं, डायस्टियोमर्स होते हैं, है ना? इसमें आप जनरली इसमें क्या देखोगे? डीएनएल फॉर्म इनैंशियोमर्स में, ठीक है? डीएनएल फॉर्म देखोगे, और एक आप देखोगे मेसोफॉर्म। ये आपको बेसिकली दिखने वाला है इस पूरे चैप्टर में। ये माइंड में सबका सेट है? आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, ठीक है? अब ध्यान से एक एक करके एक एक चीजों को समझते जाओ, होता क्या है। मिस्टेक मत करना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते। अगर आपसे पूछा जाए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, नाम से देखो, आयन आयन, यानी ऐसे आइसोमर जिसमें आयन में डिफरेंस हो। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which arises due to the difference in the ion in the solution। मींस जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें और वो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस दे दे, इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरीज। और दूसरा फॉर्म देख लो, और दूसरा डेफिनेशन देख लो, द टाइप ऑफ आइसोमरीज व्हिच अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयन और ग्रुप बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आयनाइजेशन स्फीयर। आपको पता है इनसाइड द ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, समझ में नहीं आया? लेकिन अब मैं जब इसको आपको इजीली समझाऊंगा तो आपको इजीली आ जाएगा। मैं एक तुम्हारा एक सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, CONH3 हॉल 4 SO4। अब पूछा जाता है इसके आयनाइजेशन आइसोमर्स लिखो। अब ध्यान दो, पहले तो आपको पता है कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो तुरंत अगर आपसे जनरली इन क्वेश्चनों को पूछा जाए कि कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, ठीक है? अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, और मैं इसको थोड़ा इस जगह पे
ऐसा लिख देता हूं, पार्डन। ठीक है, अब जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, CONS3 हॉल 4 हॉल 5 BrSO4, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक बार आप लिखोगे CONS3 हॉल 5 BrSO4, दूसरी बार आप क्या लिखोगे, CONS3 हॉल 5 SO4 और Br। अब आपने देखा इस कंपाउंड में आपने क्या किया, ग्रुप को एक्सचेंज किया। फर्स्ट केस में Br ब्रैकेट के अंदर था, सेकेंड केस में ब्रैकेट Br ब्रैकेट के बाहर था। फर्स्ट केस में SO4 ब्रैकेट के बाहर था, अब SO4 अंदर आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, जब एक्सचेंज होता है आयन का विद इन द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट, मींस कोऑर्डिनेशन स्फेयर और आयनाइजेशन स्फेयर। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फेयर। दूसरा डेफिनेशन देखो, जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आप इसने क्या दिया, CONS3 हॉल 5 Br, ठीक है, और SO4 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस दे दो। अब जब इसको डिसोसिएट किया तो ये हो गया आपका क्या, CONS3 हॉल 5 SO4, और यहां पे क्या आ जाएगा, Br माइनस, और इस जगह पे आप क्या कर दो, प्लस का साइन लिख सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी ऐसे आइसोमर जब वाटर में डिसॉल्व करो, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बिल्कुल, लेकिन देखो अलग अलग आयन देते हैं। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर्स। बहुत ध्यान से समझ लेना। अब आयनाइजेशन आइसोमर्स में एक चीज समझना, हमेशा जो ट्रांसफर होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो आयंस का होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है। NH3 यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इनका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो जिसके पास चार्ज है वही आपस में एक दूसरे के पोजीशन को क्या करेंगे बच्चों, एक्सचेंज करेंगे। माइंड में सबका सेट? हाँ। अब देखो, जब इस कंपाउंड को हम लोग लेते हैं तो इसका कलर जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। अब इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला CONS3 हॉल 5 BrSO4, समझना क्वेश्चन क्या आता है। आ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस वन, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ, when it is treated with BaCl2, then it form BaSO4, that mean to say it gives white PPT, नाम भी नहीं बोलता, it gives white PPT, then write down the structure of that compound। तो अब क्या बोला कि जब इस कंपाउंड को BaCl2 के साथ तुमने ट्रीट किया तो क्या बना, एक व्हाइट पीपीटी बना BaSO4 का। तो बोलो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या पहला वाला है या दूसरा वाला है? तो आपको पता है कि आउटसाइड द ब्रैकेट किसमें SO4 है, इस जगह पे। तो जब इसको तुम BaCl2 के साथ ट्रीट करोगे तभी आपका BaSO4 बनेगा। तो उस कंपाउंड का ट्रू स्ट्रक्चर कौन है, ये वाला है। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब फिर से पूछेगा, अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस वन when it is treated with AgNO3 solution, जब इस कंपाउंड को AgNO3 सॉल्यूशन के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमें लाइट येलो पीपीटी मिलता है। क्या बोला, लाइट येलो पीपीटी मिलता है। लाइट येलो पीपीटी होता है AgBr का, सबको पता है इस चीज को। तो वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बोलो, क्या ये होगा या ये होगा? आप तुरंत बोलोगे सर Br आउटसाइड द ब्रैकेट इस केस में है, तभी AgNO3 के साथ ट्रीट करके क्या बनेगा, AgBr बनेगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं पूछते, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उस तरीके से आप उसका फॉर्मूला लिख के आओगे। माइंड में सबका सेट हो गया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब एक और बहुत सारा एग्जांपल मैं लिख दूं, फिर मैं लिखता हूं PtNS3 हॉल 4 Cl2, और उसके बाद मैंने लिख दिया बच्चों Br2। अब बोला जाता है बच्चा इसका आयनाइजेशन आइसोमर्स लिखो, तो इसका दूसरा फॉर्म तुम क्या करोगे? आपको पता है न्यूट्रल स्पीसीज है, ये एक्सचेंज होगा नहीं, तो कौन एक्सचेंज होगा बच्चों? आपको पता है जो आयंस है, आयंस कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इस बार ब्रोमीन ब्रैकेट के अंदर और क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर से। वाटर में डिसॉल्व करके देखो बच्चों। अब क्वेश्चन यहां आता है, अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, ध्यान से समझना, अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला PtNS3 हॉल 4 Cl2 Br2 when it is treated with
AgNO3 solution, then it gives व्हाइट पीपीटी। क्या बोला मैंने? ये एक व्हाइट पीपीटी देता है। तो बोलो उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? आपको पता व्हाइट पीपीटी क्यों बनता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। तो बोलो Cl किस जगह पे है? इस जगह पे है। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कौन सा पूछा? ये वाला करेक्ट करके आ जाओगे। फिर से यही क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस वन, when it is treated with AgNO3 solution, then it gives light yellow PPT। समझना बच्चों, it gives light yellow PPT means क्या बन रहा है? AgBr। so write down the formula of the compound या structure of the compound। तो ये तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर पूछा, तो इस बार कौन सा स्ट्रक्चर लिखोगे? ये वाला तो लिख के नहीं आओगे, क्योंकि आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है? ब्रोमीन है। तो ये वाला लिख के आ जाओगे। माइंड में सबका सेट हुआ? तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे बच्चों, तो आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होने वाली है। समझ में आया? यानी आयनाइजेशन आइसोमर्स में आयन का एक्सचेंज होता है। दो ब्रोमीन अंदर गए तो दो क्लोरीन ही बाहर आएंगे, क्योंकि पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो और पीटी किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +4। जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाती है। उसके बाद फिर कुछ एक एग्जांपल ले लूं। मैं लिखता हूं CONH3 हॉल 4 Cl2 और उसके बाद आपका आ गया NO2। अब बोला जाता है बच्चों बताओ इसका आयनाइजेशन आइसोमर। तो आप क्या करोगे? तुरंत आप लिख के आओगे सर CONH3 हॉल 4 NO2 और Cl2, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया कि आयन का एक्सचेंज होता है। आप आराम से लिख के आ गए और हो गए आप गलत, क्योंकि आपने देखा कोबाल्ट यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे? +3। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। यहां पे क्या किया आपने? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, यानी सिर्फ एक ही क्लोरीन बाहर आएगा, यानी एक क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर ही है। तो इस चीज को भी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कितने हमें बाहर करने हैं, कैसे बाहर करने हैं, कितने आयंस अंदर आएंगे, कितने आयंस बाहर जाएंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने यहां लिखा CONH3 हॉल 4 Br2 देन SO4। तो आपको पता है कि इसका मैं बोलूं लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? SO4 पे कितने चार्ज है बच्चों? 2 चार्ज है। ब्रोमीन पे -1, दो ब्रोमीन है अंदर। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सर हम इसको ऐसे लिखेंगे CONH3 हॉल 4 SO4 और उसके बाद आपको पता है यहां क्या बाहर आ जाएगा? Br2 बाहर आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब आप बोलोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, क्योंकि यहाँ पे दो सल्फेट आयन जो होते हैं वो डोनर का काम करते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्सचेंज होता चला जाएगा, आप चीजों को लिखते चले जाओगे। तो चीजों को कैसे ट्रांसफर करते वो समझ में आया? कब कितना? दो चार्ज अंदर गया तो दो चार्ज ही बाहर आएगा, एक चार्ज अंदर गया तो एक चार्ज ही बाहर आएगा। तो कभी कभी लिखते वक्त ये मिस्टेक मत करना। ये वाला तो कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फिल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको समझाने के लिए बस आपको दिया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको दिया जाए तो आप आराम से चीजों को लिख सकते हो। माइंड में सबका सेट? आयनाइजेशन आइसोमर समझ में आ गया, आयनाइजेशन आइसोमर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या एक्सचेंज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चों। तो मेंटेन को और सेकेंडरी वैलेंसी भी आपको मेंटेन करनी है। अगर ये हाइड्रेट आइसोमर्स, अच्छा हाइड्रेट आइसोमर्स क्यों होता है? दिस आइसोमर्स अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द ब्रैकेट और वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द ब्रैकेट अलग अलग हो, तब इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, और हाइड्रेट आइसोमर होने की वजह से कलर भी बदलता जाता है, जैसे CrH2O हॉल 6 और Cl3, ये आपका एक कंपोनेंट दे दिया। अब बोला कि इसके पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर्स लिखो। तुम पहले क्या लिखोगे? सर CrH2O हॉल 6 Cl3। ध्यान से समझना बच्चों, आप हमेशा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6, प्रूफ हो गया। अब आपने लिखा CrH2O 5, एक Cl अंदर
उसके बाद यहाँ क्या लगाओगे, Cl2, एक H2O बाहर। फिर से देखो क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे, अगर इसको डिस्टर्ब किया तो गए। उसके बाद आप क्या लिखोगे सर, CrH2O होल 4 देन Cl2 देन Cl इनटू 2H2O। अब देखो क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाइड हैं। यानी इसके पॉसिबल ये 3 आइसोमर्स होंगे। एक चीज याद रखना, एक आयन, एटलीस्ट 1 आयन हमेशा आउटसाइड द ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो उसका आइसोमर्स नहीं होंगे। इसलिए सारे के सारे वाटर को इनसाइड द ब्रैकेट मत लिखना, मतलब सारे के सारे आयन को इनसाइड द ब्रैकेट मत करना। एटलीस्ट 1 आयन जो होंगे वो आपका बाहर रहेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, a molecule a molecule having formula CrH2O whole 6 Cl3, it gives violet color। क्या बोला, it gives violet color when dissolved in water। ठीक है, तो राइट डाउन द, या सिंपल लिखो, इट गिव्स वायलेट कलर, व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। तो अगर ये स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसका कलर कौन सा होता है, वायलेट कलर होता है। अगर पूछे ग्रीन पूछा जाए तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अगर पूछा जाए डीप ग्रीन कलर का होगा या डार्क ग्रीन बोल दो, ठीक है, तब उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब आप परेशानी में आ गए कि सर क्या हम लोग को स्ट्रक्चर ये कलर भी याद रखना होगा? नहीं बच्चों, कलर याद रखने का भी टेक्निक होता है, आपने पढ़ा होगा मंसल साइकिल। मंसल साइकिल से हमें पता है कलर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया और कौन सा वो एमिट करने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग भी न्यूमेरिकल होता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, मतलब जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें बताऊंगा। मेनली आपको हाइड्रेटेड आइसोमर समझ में आ गया, कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं, सिर्फ वाटर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, वाटर के पोजीशन में हमको चेंजिंग देखनी है। क्लियर, माइंड में सबका सेट? हाँ सर, बिल्कुल सेट हो गया। अब तीसरा जो आइसोमर्स होता है बच्चों, वो तीसरा आइसोमर होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर से मैं बता रहा हूं कौन सा आइसोमरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये पता है कब होता है, जब अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। क्या बोला मैंने, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड हो तब इस टाइप के आइसोमर्स आते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन होते हैं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जैसे NO2, जैसे CN, जैसे आपका SCN। ये कैसा बिहेव करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्योंकि NO2 को हम ONO भी लिख सकते हैं, CN को NC भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग NCS भी लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। तो जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाए तो वो कौन सा आइसोमर देगा, लिंकेज आइसोमर देगा। फॉर एग्जांपल, ध्यान से थोड़ा समझ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखूं CONS3 होल 4 Cl2, ठीक है, क्या लिखा मैंने, CONS3 होल 4 Cl2, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया NO2। ठीक, अब मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखना शुरू किया, तो मैंने लिखा CONS3 होल 4 सर, उसके बाद मैंने यहां लिख दिया NO2 देन Cl, और बाहर मैंने लगा दिया Cl। उसके बाद मैंने क्या किया, CONS3 होल 4 ONO, उसके बाद मैंने लगा दिया Cl और बाहर लगा दिया Cl। अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्वेश्चन में पूछा है ये जो फर्स्ट और सेकंड है, देखना ध्यान से, ये जो फर्स्ट और सेकंड आप ऊपर में देख रहे हो, ये लिंकेज आइसोमर नहीं है, क्योंकि इसमें आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो आइसोमर हैं वो हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या बोला मैंने, आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। लेकिन जो ये सेकेंड, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट, ये लिख दिया सेकेंड, और ये लिख दिया थर्ड। अब जो सेकेंड एंड थर्ड है, ये कौन से आइसोमर्स हैं, ये दोनों बच्चों हैं लिंकेज आइसोमर। तो ये सिर्फ भ्रम में मत रहना कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही टाइप के आइसोमर देते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ आइसोमर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे आयन में चेंज हुआ, लेकिन यहां पे एम्बिड डोनेशन में चेंज हुआ। यहां नाइट्रोजन डोनेटर है और यहां ऑक्सीजन डोनेटर है, बाकी कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ आयंस का। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड लिंक। सेकेंड एंड थर्ड आर लिंकेज आइसोमर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आयनाइजेशन आइसोमर। तो अगर इस तरह का आपको कोई दे
तो बहुत ध्यान से समझ के आपको लिखना होगा। कब कौन सी चीजें आएंगी ये आपको खुद समझना होगा। इसका कुछ और एक एग्जांपल मैं लिख दूं। अगर मैं लिखूं पीडी डाइपेराइडल एंड SCN, ठीक है, हॉल्ट वाइज। अब पूछे इसका लिंकेज आइसोमर, डायरेक्ट पूछ दिया तो आप कुछ नहीं करोगे, सीधा लिखोगे पीडी डाइपे देन NCS, ठीक है, हॉल्ट वाइज। ये देखो SCN, इस बार डोनेटर कौन था, सल्फर, इस बार डोनेटर कौन है, नाइट्रोजन। ये क्या है, थायोसाइनेटो, ये क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं बच्चों, आइसोमर। तो जब भी क्वेश्चन आप लिखोगे तो उससे पहले आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर पूछे राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर, तो आपको चेक करना है क्या ये सिर्फ आयनाइजेशन देता है, क्या ये लिंकेज देता है, क्या ये कोऑर्डिनेशन देगा, क्या ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन देगा, तो सबको लिखना पड़ेगा। और अगर डायरेक्टली पूछे कि लिंकेज आइसोमर लिखो, जैसे इसका लिंकेज आइसोमर लिखो, तुरंत लिख के आ जाओ, इसका लिंकेज आइसोमर लिखो, तुरंत लिख के आ जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा इजी क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंकेज आइसोमर्स को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं बच्चों, सॉल्ट आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। एक चीज यहां पे देख लेना, अगर नाइट्रो ग्रुप है, तो अगर नाइट्रो आइसोमर है, ये वाला आइसोमर है, तो याद रखना नाइट्रो ग्रुप वाले अगर आइसोमर होंगे तो उसका कलर जो होगा वो येलो होगा, और इट इज स्टेबल टू एसिड, यानी एसिड का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन डोनर वाले यानी नाइट्रिटो है, तो याद रखना उस केस में कलर जो होगा रेड होगा, और एसिड के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाते हैं कि ए मॉलिक्यूल्स हैविंग फॉर्मूला दिस दिस दिस, ठीक है, सपोज करो उसमें नाइट्रो ग्रुप है, इट गिव्स येलो कलर एंड इट स्टेबल टू एसिड, राइट डाउन द स्ट्रक्चर। तो गलती से भी ये नाइट्राइट मत लिख के आ जाना, NO2 वाला लिख के आ जाना। और अगर रेड पूछे तो आप क्या करोगे, तुरंत आप नाइट्राइट वाला लिखोगे और वो एसिड के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। तो सिर्फ आइसोमर्स वाले क्वेश्चन पूछे ऐसा गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। कलर के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं, टेंशन मत लो। कलर मैं आपको मंसल साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब मैं CFT आपको पढ़ा चुका हूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मजा आ जाएगा आपको। लिंकेज आइसोमर सबको समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, मुझे भी आ गया, तो आपको भी तो आना ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है बच्चों, कब क्या देता है वो समझ में आ रहा है। उसके बाद आ जाता है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब पूछा जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में होता है जिसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो और साथ में एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो। याद करो नेमिंग सिखाया था, यानी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया CONS3 हॉल 6, ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने लिख दिया CrCN हॉल 6। अब पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिखो, तो ये अब देखो कैटायन भी है एनायन है, तो इसमें क्या होता है, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम और आयन अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा क्या लिखोगे सर, CrNS3 हॉल 6 और COCN हॉल 6, लिगेंड ने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर दिया। तो ये दोनों कौन से आइसोमर्स होंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। दूसरा मैंने और लिखना है, दूसरा मैंने और थोड़ा सा लिख दिया, मैंने लिख दिया CONS3 हॉल 6, उसके बाद मैंने लिख दिया CrC2O4 हॉल थ्राइस, ठीक है। अब पूछा जाए कि बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखोगे सर CrNS3 हॉल 6, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, COC2O4 हॉल थ्राइस। लो ये हो गया। जनरली देखा जाता है कि न्यूट्रल लिगेंड को आगे रखा जाता है, जैसे यहां देखो न्यूट्रल लिगेंड है, इसको आगे रखा है, और जो चार्ज वाले न्यूट्रल लिगेंड है उसको पीछे रखा जाता है। क्लियर, माइंड में सबका सेट। इसका नेमिंग भी सिखा चुका हूं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी बता चुका हूं आपको। पता अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने बोले, आंख खोल के लिखोगे सर इसका भी +3, इसका भी +3, आप ही ने तो सिखाया था, इसका भी +3, इसका भी +3, क्योंकि देखो सपोर्टिव है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी अल्टर नहीं होगी, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए। ये चीज हमेशा याद रखना। कभी कभी बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, गड़बड़ी करके आ जाते हैं, तो ऐसा तुम लोग कोई भी चीजें नहीं करना। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको और अच्छे से तरीके से समझाऊंगा।
कि जब दोनों यहां भी पीटी हो यहां भी पीटी हो, यानी दोनों मेटल एटम सेम हो जाए, तब उस जगह पे कैसे एक्सचेंज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट धीरे धीरे पहले आप डेफिनेशन समझ लो, कब कहां किस में यूज होगा, कौन सा आइसोमर्स कहां आता है वो पहले समझ लो। ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज। ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज ये कब होता है आपको याद करो, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है पॉली एटॉमिक। यानी अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो तो उसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है, और या इसको मोनो न्यूक्लियर भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मोनो एटॉमिक बोलोगे तो सर ये तो आपने क्या बोला मोनो एटॉमिक, अगर ये ऐसा लिख दूं मैं तो सर यहां पे तो सर बहुत सारे एटम है, नाम है, मतलब अगर एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो तो उसको मोनोन्यूक्लियर या मोनो एटॉमिक बोल जाते हैं। लेकिन एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम हो यानी जहां पे ब्रीजिंग हो जाए उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के केस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स आते हैं, इस चीज को याद रखना। अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या है, घबराना नहीं है, याद करो मैंने कुछ ऐसा सिखाया था सर, सीओ NH2, यहाँ पे O2, ये देखो यहाँ पे लगा दिया CO, यहाँ पे लगा दिया CO, इस जगह पे आपका NH2, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl2, और इस जगह पे मैंने लगा दिया NH4, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने लगा दिया 2+। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, देखो दो सेंट्रल मेटल एटम है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होगा। अब पूछा इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स कर दो, तो क्या करना है, लिगेंड का एक्सचेंज कर दो। अब आपको पता है यहाँ पे कितने NH3 है, 4, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे क्लोरीन है, नहीं, तो दोनों को इक्वल कर दो। आपने तुरंत यहाँ लिखा NH2, यहाँ पे लिखा O2, यहाँ पे लिखा CO, यहाँ पे CO, अब यहाँ पे लगा दिया NH3, एक NH3 यहां से बाहर, एक Cl, और यहां से क्या किया, एक NH3 कम हो गया तो उसके जगह पे क्या लगा दिया आपने, क्लोरीन लगा दिया। तो ये कौन से आइसोमर हो गए, ये आइसोमर हो गए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। माइंड में सबका सेट है, याद रखना बैलेंस बना के चलना है, दोनों साइड सेम होने चाहिए, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो कुछ भी एक्सचेंज करो दोनों तरफ 4 4 ही होने चाहिए, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ 4 4। अब ऐसा मत करना कि ये पूरा उठा के यहां लगा दिया, ये पूरा उठा के यहां लगा दिया, वो सेमी कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में आया, तो ऐसा मत करना, बस लिगेंड को ऐसे एक्सचेंज करो कि नाम बदल जाए। और याद रखना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ढूंढने का सबसे बड़ा तरीका होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ाया होगा, अपने आप स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ, जितना मन करे स्ट्रक्चर बनाओ, अगर नेम डिफरेंट आने लग जाए तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, अगर नेम डिफरेंट नहीं आए तो तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत है। समझ में आया, तो देखो यहाँ पे अब मैंने बैलेंस बना दिया, अब इन दोनों के नेम क्या होंगे, बदल गए होंगे, इसका नाम और इसका नाम क्या सेम होगा, नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स हैं। खाली ये पूरा उठा के यहां मत डाल देना और ये उठा के यहां मत डाल देना, वो सेमी फिगर है, नाम उसका सेमी होगा, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अब इसका नेमिंग बदल जाए, तो जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखो, नाम लिखने के बाद अगर कंफ्यूजन हो तो चेक करो स्ट्रक्चर का नाम, नेमिंग लिख लो, स्ट्रक्चर लिखने के बाद अगर कंफ्यूजन हो उसका नेम लिखो, अगर नेम तुम्हारे डिफरेंट आ रहे हैं तभी समझना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, नहीं तो नहीं है। इसको उल्टा के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, सेमी तो नेम होगा ना, कोई बदलेगा, लेकिन अब देखो इसका नाम बदल गया। क्या किसी को प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब आपका आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। देखो पहले ही मैं ये आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमर्स, क्या बोला, इसको ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं बोलते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो होता है कंपोजिशन, स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन, वो चेंज नहीं होता, खाली क्या होता है इसमें इंफिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बदल जाता है। जैसे अगर मैंने तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने लिख दिया PTNS3 हॉल ट्वाइस Cl2, ठीक है, अब ये माना एक कंपोनेंट है, या इसी को मैंने ऐसे लिख दिया PTNS3 हॉल ट्वाइस Cl2, ऐसा एक कंपोनेंट मैंने लिख दिया। अब पूछा जाए कि इसका पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स लिख दो, तो क्या करो इसको, जैसे आपने एक चीज पढ़ा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंफिरिकल फॉर्मूला होता है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, PT 2 टाइम आ गया, और NH3 2 2 जा 4 आ गया, तो NH3 हॉल 4, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया PTCl4। एक मिनट, थोड़ा सा रुको, एक मिनट। तो
ये आपने लिख दिया PtCl4। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स होंगे। देखो स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम है, बट खाली यहाँ n के जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम 3 से भी मल्टीप्लाई करो, इसलिए इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। लेकिन ये ट्रू आइसोमर्स तो है नहीं बच्चों, खाली बस नाम के लिए कर दिया गया है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए तो घबराना नहीं है, इसको लिख लेना। इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। लिखो, दोस कॉम्प्लेक्स दैट हैव सेम इंफिरिकल फॉर्मूला, दोस कॉम्प्लेक्स दैट हैव सेम इंफिरिकल फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिखो सेम सेम स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन, सेम स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन, ब्रैकेट क्लोज, but differ in molecular mass, but differ in molecular mass by integral multiple of empirical mass, but differ in molecular mass by integral multiple of empirical mass। देखो यहाँ n के जगह 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, मतलब इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद लिखो स्टार बना के, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आइसोमर्स, this is not a example of true isomers because because it occurs between because it occurs between compound having same empirical formula, because it occurs between compounds having same empirical formula but different molecular mass, but different molecular mass or molecular formula, but different molecular mass और different molecular formula। समझ में आया? इसलिए इसको ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते। इसको थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, एक छोटा सा मैंने ये एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने PtNH3 हॉल 4 Cl2Br2 लिया था, ठीक है। अगर क्यों नहीं है और थोड़ा समझ लो, अगर मैंने लिखा PtNH3 हॉल 4 Cl2Br2, ठीक है। इसी का दूसरा आइसोमर्स क्या लिखा था मैंने, PtNH3 हॉल 4 Br2 और Cl2 लिखा था। लेकिन जब दोनों का आइसोमर्स लिखा तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? यहाँ पे Pt एक बार, NH3 4 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स, ब्रोमीन 2 टाइम्स, यहाँ Pt 1 टाइम, NH3 4 टाइम्स, ब्रोमीन 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो Pt 1 टाइम्स, NH3 2 टाइम्स और क्लोरीन 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे Pt 2 टाइम्स, NH3 4 टाइम्स, क्लोरीन 4 टाइम्स। यानी इन दोनों को जो हम कंपेयर करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है। समझ में आया? जब मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इनको कहा गया है इट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ट्रू आइसोमर्स। माइंड में सेट? क्योंकि जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप लिखोगे हमेशा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्या माइंड में सेट है? तो अगर कोई पूछे पॉलीमराइजेशन आइसोमर ट्रू आइसोमर्स है, नहीं है, लेकिन क्या ये अराइज होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि हम इंपेरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दें, n मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दो, तब जो आइसोमर बनता है उसी को हम लोग कौन सा आइसोमर बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमर। लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बुक्स में दिए होते हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। माइंड में सबका आई होप सो सेट हो चुका है। ध्यान से चीजों को समझते जाओ, चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएगी। तो पूछा जाए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा ट्रू आइसोमर्स नहीं है, तो तुरंत बताओगे पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स ट्रू आइसोमर्स नहीं है। और ये रिलेशन याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंफिरिकल फॉर्मूला। क्लियर बच्चा लोग? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अरे किसी को प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी, एनी डाउट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? उसको बोला जाता है बच्चों लिगेंड आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं? लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये पता क्यों होता है? सिर्फ लिगेंड के चलते होते हैं, क्योंकि लिगेंड का अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म होता है। एक बार इसका डेफिनेशन पहले लिख लो, तब मजा आ जाएगा। लिखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स, this type of isomerism occurs because of the ligand. This type of isomerism occurs because of the ligand, comma, which are present in their isomeric form. फिर से मैं बोल रहा हूं, this type of isomerism occurs
because of the ligand which are present in their isomeric form. अब क्या होता है थोड़ा समझ लो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक एक आइसोमर मैंने ले लिया, एक लिगेंड ले लिया, पहले वो देख लो, उसका आइसोमेरिक फॉर्म ले लिया। मैंने लिखा CH2, ये यहाँ पे मैंने एक NH2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक NH2 लगा दिया। अच्छा, इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम सबको पता है क्या होता है, 1,2 प्रोपेन डायमाइन होता है क्या? बताओ, प्रोपेन है ये, इस जगह पे NH2 लगा हुआ है। आप बोलोगे नहीं सर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगी, तो मैं बोलूंगा खूब अच्छे से लिखो। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाँ, यानी ये इसका दूसरा आइसोमर हो गया। अब देखो एक ही लिगेंड है, उसको तुम दो फॉर्म में लिख दिए। अब ये लिगेंड जब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऐड होगा, तब जो आइसोमर बनेंगे उस आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमर। क्या बोला? लिगेंड आइसोमर होता है इसलिए क्योंकि लिगेंड के अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, और अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म होने की वजह से इस टाइप के आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि उनकी लिंकिंग बदल जाती है। माइंड में सबका सेट? अब इसको छोटे फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसका नाम समझ में आ गया बच्चों? इसका नाम 1,2 प्रोपेन डायमाइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 प्रोपेन डायमाइन। ये सब तो IUPAC नेमिंग तो सब। इसका छोटा नाम लिखते हैं PN और इसका छोटा नाम लिखते हैं TN। याद रखना इस चीज को। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1,2 प्रोपेन डायमाइन और इसका नाम 1,3 प्रोपेन डायमाइन। दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है, दोनों लिगेंड है। देखो, अच्छा ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है, याद रखना। ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, सबके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। चलिए, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे आता है? जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछ दिया COPN हॉल ट्वाइस, ठीक है, Cl2 प्लस, ये बहुत टफेस्ट है, और इसी को लिखा COPN हॉल ट्वाइस Cl2 प्लस। अब पूछा जाए कि ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अब तो मैक्सिमम बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, सर यहाँ PN है, यहाँ TN है, बोल क्या रहा है? देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोबाल्ट एक बार, PN दो बार, यहाँ TN दो बार, क्लोरीन दो बार, क्लोरीन दो बार, यानी ये दोनों सेम है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना लिगेंड, ये आइसोमेरिक फॉर्म में है, यानी ऊपर वाले में इस तरह से अटैच है, नीचे वाले में इस तरह से अटैच है। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, लिगेंड आइसोमर्स हैं। अब इसकी लिंकिंग कैसे होगी तुम बड़े आसानी से जानते हो। अब आप देखो किस तरह से मैं लिंक इसका करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये सब चीजें समझ गए तो कहीं से भी दुनिया में क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं थोड़ा सा बना दूं, ठीक है। ऊपर तो मैंने लगा दिया बच्चों Cl, और यहाँ ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब मैंने पहले PN से जोड़ना स्टार्ट किया। PN में क्या है, NH2 है, आपको पता है NH2 डोनर होते हैं, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया NH2। अब ये NH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, CH के साथ, इस तरह से ये CH2 के साथ, ये लगा दिया CH2। अब ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH के साथ, पार्डन, थोड़ा ध्यान देना आराम से, ये CH के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब ये CH किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ, और ये CH के नीचे कौन है बच्चों, NH2 है, बहुत अच्छा। अब ये NH2 इसके साथ ऐड हो गया, हाँ हो गया सर। ये अब इस साइड में भी आ जाओ, इस साइड में कौन है, इस साइड में आपको पता है, फिर से लगा दो NH2। ये NH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2। इस CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, CH। और इस CH के साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH2, ये जोड़ दिया। और इस CH के साथ कौन जुड़ा है, CH3। ये देखो ये पहले वाले का फॉर्म आ गया। अब देखो पहले वाले का फॉर्म में लिगेंड का जुड़ना देखो। अब दूसरे केस में आ जाओ, दूसरे केस का इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। और इस पूरे पे प्लस है बच्चों, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे वाले को एडिंग करना स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से बनाओगे, इस तरीके से बना दिया आपने, ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट लगा दो, इस बार इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। ध्यान से देखना, इस NH2 के साथ कौन है, अच्छा यहाँ पे एक ज़्यादा NH2 दे तीन, अच्छा सॉरी, एक चीज़ और, एक मिनट, मैं लिखने में यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया था, एक ज़्यादा लगा दिया, नहीं ठीक तो था, हाँ सॉरी,
पार्डन पार्डन, ठीक तो था, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। चलो इस NH2 के साथ एक CH2 है, हाँ सर बिल्कुल एक CH2 है। अच्छा, इस CH2 के साथ एक और CH2 है, लगा दिया। इस CH2 के साथ कौन है बच्चों, NH2 है, लगा दिया। ये यहाँ से जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, NH2 है। NH2 के साथ कौन है, CH2 है। इस CH2 के साथ कौन है, CH2 है। इसके बाद कौन है, NH2 है, ये जुड़ गया। और इधर क्या लगा दो, दो क्लोरीन लगा दिया आपने। अब क्या दोनों का स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये अलग आइसोमेरिक फॉर्म में है, ये अलग आइसोमेरिक फॉर्म में है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लिगेंड आइसोमर है। देखो कितना टफ है और कितना बेहतरीन है कि आइसो लिगेंड नहीं, लिगेंड ही आइसोमेरिक फॉर्म में है। तब इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड आइसोमर। देखो अटैचमेंट देखो, यहाँ का अटैचमेंट देखो और यहाँ का अटैचमेंट देखो। यहाँ देखो ये डायरेक्टली NH2 जुड़ा, लेकिन यहाँ देखो किस तरह से फॉर्मूला है, यहाँ देखो किस तरह से फॉर्मूला है। एक बार चेक कर लो कहीं मैं ज्यादा और कम तो नहीं दे दिया, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। रुको एक मिनट, एक CH2 मेरा ज्यादा छूट गया है ऊपर, एक मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे एक CH2 मेरा मिसिंग है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक कर लूँ, एक मिनट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 3 CH2 है ना यहाँ पे, अब इस जगह पे एक CH2 है, यहाँ पे ये CH2, अब 1 2 3 यहाँ पर भी एक CH2 मिसिंग है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। रुक जाइए, हाँ आ गया, ये लो, यहाँ पे आ गया ये CH2, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 CH2, यहाँ पे 1 2 3 CH2 NH2 के साथ जुड़ा हुआ है। आगे समझ में, तो ये इन दोनों में डिफरेंस दिखा। तो ये कब होंगे, जब लिगेंड का पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगा। आई होप सो सबको ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। अगर किसी को डाउट है तो वो इजीली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कभी कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दें तो घबराना नहीं है। TN ये लिखा, PN ये लिखा है, नाम क्या होता है सब जगह चेक कर लो, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं डाल दिया 1 2 3, कहीं पोजीशन में कार्बन की वैलेंसी चेक करो, क्योंकि लिखते लिखते हो सकता है, बोलते बोलते, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो है, हो सकता है कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाए। बाकी चीजें वही, थियरी कहीं बदलेगी नहीं, थियरी बिल्कुल सेम है। चलिए, किसी को डाउट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। क्या किसी को डाउट है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आया, बोलो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पहला का आंसर सब पहले टैली कर लो। आपको पता है ये क्या है, इसमें आपको HCN है, NO2 है, यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यानी लिंकेज आइसोमर देगा ही देगा। और आपको पता है आयन का एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, C। पाई एसिड लिगेंड याद करो, बताया था CO होता है। अब थर्ड वाले का आंसर बताओ, समझ में आया। मिक्सचर ऑफ X 0.02 मोल ऑफ दिस एंड 0.02 मोल ऑफ दिस, याद करो अभी थोड़ी देर पहले आयनेशन आइसोमर्स में ये बताया था, वॉज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन में उसको प्रिपेयर करना है। तो बोलता है जब 1 लीटर एक्स का लेंगे एक्सेस AgNO3 के साथ, तब Y बनेगा, यानी AgNO3 के साथ लिया है तो मुझे पता है ये वाला लिया है, ठीक है, मिक्सर तो है ही, ठीक है। और BaCl2 के साथ लिया है तो शायद ये वाला लिया होगा, BaSO4 बनेगा। तो बोलता है Y और Z के मोल्स क्या होंगे। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, 0.01 एंड 0.01, दूसरा 0.02, 0.01, सी ऑप्शन 0.01, 0.02, एंड डी ऑप्शन आपके गिवन है 0.02, 0.02। चलिए आंसर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा तो समझो अभी क्या इसका आंसर ए क्यों होगा, थोड़ा समझो। ये आपको पता है 0.02 मोल और 0.02 मोल 2 लीटर में, ठीक है, इन्हीं का तो मिक्सर है। अब क्वेश्चन देखो, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा कौन, यही वाला ना करेगा, इसका तो अब कोई काम ही नहीं है। तो अब 0.02 मोल 2 लीटर में, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 0.01 ही मोल होंगे ना। तो इसके जितने मोल होंगे उतने ही मोल तो Y के बनेंगे। अब नीचे वाला BaCl2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला, इसका कोई काम ही नहीं है। फिर 0.02 मोल 2 लीटर में, 1 लीटर में क्या होंगे 0.01, तो जेड के भी क्या होंगे 0.01 ही तो होंगे। थोड़ा दिमाग लगा, अभी तो सिखाया था मैंने, दो मिक्सर में दो लोग तो हैं,
लेकिन दोनों में से एक एक ही तो करेगा, AgNO3 के साथ ये कहाँ रिएक्ट करेगा, यही तो करेगा, तो इसी के मोल को ट्रीट करेंगे ना। आया समझ में? तो देखो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, मैं उससे पहले तुमको क्वेश्चन देने से पहले रेडी कर दिया था, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। आई होप तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं अपना क्लास आज यहीं पे